सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। अवाम के दरमियान में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आ रहे हैं और सियासी जमातें अपनी मैनिफेस्टो या अपने कारकर्दगी या फिर आने वाले 5 साल में क्या करेंगे ये आपके सामने रख रहे हैं। इंतखाबात में कई जमातें आपके दरमियान में आएंगी। कोई कांग्रेस के नाम से आएगा तो कोई तेलुगु देशम के नाम से आएगा, कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से आएगा या फिर किसी और जमात से। और इन सारी जमातों में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में आएगी। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर आपके दरमियान में आएगी तो सिर्फ जज्बाती तकारीर या जज्बाती नारों को लेकर नहीं आएगी, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपनी कारकर्दगी को लेकर आएगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपनी कामयाबियों को लेकर आएगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो आज से 60 बरस क़ब्ल जब इस जमात का हिया हुआ था, उस वक्त से लेकर आज तक मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में रही। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वही जमात है जब सरजमीन दक्खन पर एक मुसीबत और मसाइब और आजमाइश का वक्त आया था, तो ऐसे उस वक्त में जब हमारे तख्त ताज लुट चुके थे, अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी लहलहाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई थीं, हमारी इज्जतों व इस्मतों को लूटा जा रहा था, बाजारों में माँ और बहनों की छातियों को काटा जा रहा था, तो मुसलमानों के सरों पर से टोपियों को उछाला जा रहा था, तो उनकी दाढ़ियों को पकड़ा जा रहा था। ऐसे मसाइब व मुश्किलात के दौर में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया हुआ, जब हर जगह सिर्फ आग के शोले थे, तो खाक की ढेर थी, तो लाशों की अंबार थी, तो लुटी हुई इस्मत व आबरू की दास्तानें थे, तो उजड़े हुए महलात के वाक़यात थे, तो फिर उजड़े हुए महलात वो वीरान महलात की दास्तानें थीं, तो उन जागीरों के लुटने के फसाने थे। ऐसे इन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया हुआ, तो उस वक्त भी लोग मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीदें करने लगे, जैसे कि आज करते हैं कि क्या जरूरत है मजलिस की, क्या इतनी लाखों की तादाद में लुटने मरने कटने के बाद क्या ये लोग और गरीबों को और मुसलमानों को कटाना चाहते हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले जैसे आज इल्ज़ाम लगाते हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर, उस वक्त भी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया क्या अब्दुल वाहिद ओवैसी व सलाहुद्दीन ओवैसी का दिल नहीं भरा, इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हुई,
पुलिस एक्शन के नाम पर लाखों का कत्लेआम हुआ। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की क्या जरूरत है? अगर मजलिस आएगी तो और कत्ल खून होगा और गारतगिरी होगी। ये लोग सिर्फ कटाने के लिए मजलिस का हिया कर रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने उन आवाजों की परवाह नहीं की, मजलिस का हिया किया। और जब मजलिस का हिया हुआ तो पिसल मंडे के पास, रियासत नगर के पास, रक्षापुरम जो आज की बस्ती है, वहां पे अब्दुल वाहिद ओवैसी का बाग था। उस बाग के वसी मैदान में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया किया गया। और अहिया जब किया गया तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मजलिस की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था कि लाखों की तादाद में लोगों ने जलसे में शिरकत की। कोई जानेमाज लेकर आ रहा था, तो कोई पानी लेकर आ रहा था, कोई चादर लेकर आ रहा था, तो कोई शतरंजी लेकर आ रहा था। अगर किसी के पास कुछ नहीं था तो बैठने के लिए अखबारात को लेकर आ रहा था। ऐसे हालात, ऐसे खौफ का आलम। मजलिस का हिया का जलसा हुआ और सुबह का सूरज निकलने से पहले पुलिस ने आकर अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को घेरे में ले लिया और अब्दुल वाहिद ओवैसी को गिरफ्तार करके ले जाती है। और 11.5 महीने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब्दुल वाहिद ओवैसी जेल जा रहे थे तो अपने नौजवान फर्जंद को, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम थे, उनको वापस बुलाते हैं, जिनका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। जेल को जाते जाते मजलिस का कारगुजार सदर बनाकर जेल को जाते हैं। 11.5 महीने जेल में, और बाप जेल में, नौजवान बेटा तालीम को तर्क कर कर मजलिस क्या हिया और मजलिस को मजबूत करने के काम में जुड़ जाता है। और मजलिस के पास उस वक्त एक कागज का टुकड़ा या टूटा कलम भी नहीं था। अरे आज दारुस्सलाम में बैठने के लिए, लेकिन उस दौर में दारुस्सलाम भी नहीं था। मजलिस को बैठने के लिए दफ्तर भी नहीं था। मुझे याद आता है वो जुमला पंडित सुंदरलाल का, जिन्होंने हैदराबाद का दौरा किया पुलिस सेक्शन के बाद, तो कहा कि 1.5 लाख की तादाद में कत्लेआम हुआ सरजमीन दक्कन पर। अरे नौजवानों, तुमने गुजरात के वाकयात को सुना, मुजफ्फरनगर के वाकयात को सुना, तुमने भागलपुर के फिसाद का वाक़े को सुना होगा। हिंदुस्तान के बड़े बड़े फिसादात के दास्तानों को, तबाही और बर्बादी, वो जुल्म, वो नाइंसाफी, वो ज्यादती के दास्तानों को सुना। लेकिन इस हकीकत को ना भूलो कि गुजरात में 2000 लोगों का कत्लेआम हुआ, मुजफ्फरनगर में शायद 100 या 200 लोगों का कत्लेआम हुआ। लेकिन जिस सरजमीन पे आज तुम और मैं, आप और हम जो खड़े हैं, ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर 1.5 लाख मासूमों का खून गिरा था। 1.5 लाख। बताओ दुनिया में वो कौन सी ऐसी कौम है जो 1.5 लाख की तादाद में कटने, लुटने, मरने के बाद उठकर खड़ी हो सकती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया को बता दिया कि 1.5 लाख में हम कटे जरूर, लेकिन फिर भी आज हमको उठना आता है, हमको खड़े रहना आता है, अपने हक के लिए आवाज को बुलंद करना आता है। ये काम, ये कारनामा किसका है? ये काम और कारनामा है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का है। और मजलिस की आवाज पर लब्बैक कहने वाले, वो रक्शे वाले, वो बंडी वाले, वो पंचर जोड़ने वाले, वो गरीबों का एहसानमंद हूं मैं कहूंगा कि आज अकबर ओवैसी को सजे सजाए डाइस मिले खिताब करने के लिए, इतना बड़ा मजमा मिला। लेकिन एक दौर वो भी था, ना जलसा करने वाला कोई था, ना जलसों को सुनने वाला कोई था। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने काम किया, काम के जरिए अवाम के दरमियान में रहे। इल्जाम लगाने वालों सुनो, आज मैं सिर्फ तारीख मजलिस को बयान नहीं करूंगा, मजलिस ने क्या किया वो बयान करूंगा और चैलेंज करूंगा कि अगर है किसी में हिम्मत तो आ जाए, मुबाहिस कर ले। जो पूछते मजलिस ने क्या किया,
अरे आज मुखालिफीन मजलिस के पास अगर सवाल करने की अगर हैसियत भी है तो यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जूतियों का तुफैल है कि सवाल करने के काबिल बने। अगर मजलिस ना होती तो ना इत्तेहाद होता, ना इत्तेफाक होता, ना ताकत होती, ना सियासी सोच होती, ना सियासी फिक्र होती। मजलिस ने दारुस्सलाम को हासिल किया। 70 के दहे में दारुस्सलाम मिला। 1970 में जब दारुस्सलाम मिला तो मजलिस ने सबसे पहले क्या किया? यह आज जो दारुस्सलाम का दफ्तर है, इस दफ्तर के जालों को निकाला, इस दफ्तर के धूल को साफ किया, इस दफ्तर में उगे बड़े बड़े झाड़ों को काटा, उस घास को निकाला और उसके बाद में सबसे पहले अगर कुछ काम किया तो फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम की गेट में जो आप दाखिल होते हैं उसके सीधे हाथ पे एक पुरानी इमारत है, वहां पे एक प्राइमरी स्कूल खोला और प्राइमरी स्कूल को कायम किया। यह मजलिस है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपना ही आके वक्त ये नहीं कहा कि हम सियासत पुकारेंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठेंगे, एमएलए एमपी काउंसलर बन जाएंगे। नहीं, मजलिस ने अपने हिया के वक्त सबसे पहला नारा दिया तो यह दिया कि तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, माशी पसमानदगी को दूर करेंगे और सियासत में हिस्सा लेकर सियासी जिद्दोजहद के जरिए दस्तूरी हक को हासिल करेंगे। यह मजलिस है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने दारुस्सलाम को हासिल किया तो दारुस्सलाम का बरसों का किराया हासिल किया। न सिर्फ किराया बल्कि उस किराए का इंटरेस्ट हासिल किया और जब पैसा आया तो उन पैसे से मलगियात की तामीर करवाई। वो वालगा होटल, उसके बाजू लाइन से जितने मलगियां हैं उन पैसों से मलगियों की तामीर की। किराया आया और जब किराया आया, किराए के पहले साल में मजलिस ने ओवैसी आईटीआई सेंटर का संग बुनियाद रखा। आज भी दारुस्सलाम में आईटीआई की बिल्डिंग मौजूद है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कई टेक्नीशियन के कोर्सेस, हजारों लोग आज भी बरसरे रोजगार हैं। सऊदी अरब में, दुबई में, खलीज में, कुवैत में, कतर में, जो ओवैसी आईटीआई सेंटर से आईटीआई के कोर्स के तकमील करने के बाद नौकरियों को हासिल करें। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारे नहीं लगाए। मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग बीटेक, एमटेक, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अरे आज कितने हैं? अरे आज जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए, एमसीए, फार्मेसी, नर्सिंग, ये इतने सारे कॉलेजेस में 4200 चिल्लर लोग को रोजगार मिल रहा है। 4200 लोगों को। क्या बीजेपी ने, क्या कांग्रेस ने, क्या तेलुगु देशम ने कोई कॉलेज बनाया, कोई दवाखाना बनाया, 4000 लोगों को मुलाजिमत दी? अरे मजलिस ने दी। अरे आज सालाना नहीं, माफ करना, महाना जो तनख्वाह जाती है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चलाए जाने वाले इदारों से, तो वो 16 करोड़ की है।
अरे बताओ, क्या ये काम नहीं है, ये कारनामा नहीं है? सिर्फ असरा दवा खाने की तनख्वाहें 2.5 करोड़ रुपया है। ओवैसी हॉस्पिटल की तनख्वाहें करीब 3 करोड़ है। मेडिकल कॉलेज की तनख्वाहें करीब 3.5 करोड़ है। अरे इल्जाम लगाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, तुमने क्या किया? अरे आज मुगलपुरे में असरा हॉस्पिटल की ये इतनी बड़ी बुलंद इमारत खड़ी है, क्या ये हमारे काम की निशानी बनकर नहीं खड़ी है? क्या 5 बरस तक या 5 बरस पहले क्या इस असरा दवाखाने की बुलंदी ऐसी थी? क्या असरा दवाखाना ऐसा था? 5 बरस में पुराने शहर में सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बनाया। अगर कोई असरा हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल अगर आज बनाना चाहे तो 1000 करोड़ रुपया लगेगा ऐसा दवाखाना बनाने के लिए। अरे ये हमारा काम है। पूछते हैं कि क्या किया? ओवैसी हॉस्पिटल क्या शाकार नहीं है? 7.5 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया पे खड़ा ओवैसी हॉस्पिटल 5 बरस पहले यह दवाखाना सिर्फ ग्राउंड प्लस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तक था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 फ्लोर के 7 फ्लोर कंप्लीट हो चुके, जदीद हालात के साथ। 12 करोड़ में सिर्फ ऑपरेशन थिएटर्स बने। MRI की मशीन 5.5 करोड़, कैथ लैब 2.5 करोड़, CT स्कैन मशीन 1 करोड़। अरे असरा हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड की ऐसी मशीन है जो डॉपलर मशीन, जो 3D नहीं बल्कि 4D मशीन है, जो है हैदराबाद में कहीं पर नहीं है, वो असरा में है। MRI मशीन जो आज ओवैसी हॉस्पिटल में है, हैदराबाद में किसी भी दवाखाने में इतनी फास्ट चलने वाली MRI मशीन नहीं है। और आज ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में सालारे मिल्लत ऑडिटोरियम, हिंदुस्तान भर से आए उलमाए मशाइकीन, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास में ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत और उस ऑडिटोरियम को देखकर रश करने लगे हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपके इत्तेहाद पर। आज 2-2 बिल्डिंगें बन रही हैं। 50 करोड़ के सरफे से सिर्फ बिल्डिंग्स बन रही हैं ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में। मेरा इरादा है कि आइंदा 2-3 बरस में ओवैसी हॉस्पिटल में हैदराबाद का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छे और जदीद आलात का एक कैंसर का रिसर्च सेंटर वहां पर कायम हो। यह काम है हमारा। कैंसर का सेंटर बन रहा है। कई कैंसर की बीमारी में मुब्तला है लोग। अरे बताओ मुखालिफिन मजलिस, क्या तुमने किया? अरे आज हमसे सवाल करते हैं। अरे मुंबई में फिसाद हुआ 92 में, तो उस वक्त 20 लाख रुपया ले जाकर यूसुफ खां को कौन दिए? दिलीप कुमार को मजलिस ने दी। गुजरात में फिसाद हुआ 92 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद 26 लाख रुपया गुजरात को दिया। किसने दिया? मजलिस ने दिया। अरे फिर 2002 के गुजरात के फिसादात में 26 लाख रुपया डॉक्टरों की टीम गुजरात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में क़याम कर कर काम करी। मुखालिफ मजलिस, क्या तुमने किया? करनूल का सैलाब हुआ, 20 लाख रुपए के अद्वियात और सामान दिए, क्या नहीं दिए? आसाम का सैलाब हुआ, 30 लाख रुपए की दवाइयां डॉक्टरों की टीम आसाम को ले गए, क्या इससे इनकार करेंगे? उत्तराखंड में हमने 78 लाख रुपए के
कपड़े, चावल, दाल, ये सब कुछ बना के दिए। हालिया अरसे में बिहार में फिसाद हुआ। 50 लाख रुपया, दवाइयां, डॉक्टरों की टीम, क्या मजलिस लेकर नहीं गई? केरला में सैलाब हुआ, हालिया अरसे में 30 लाख रुपए की दवाएं, 20 लाख का चेक, क्या मजलिस ने नहीं दिया? अरे मजलिस से सवाल करते हो क्या किया, क्या किया? अरे मैं पूछता हूं तुमने क्या किया? बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है। उस मुकदमे की अच्छी पैरवी के लिए और उस मुकदमे को लड़ने के लिए यही आपकी हमारी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने राबे हसन नदवी साहब को 2011 में हम सब एमएलएज और एमपीज ने अपनी पूरी तनख्वाह और भी पैसे निकाल कर 55 लाख रुपया उनको दिया। क्या यह काम नहीं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास हुआ 2018 में, हम सब एमएलएज, एमपी, अराकीन बल्दिया ने अपनी पूरी तनख्वाह दे दी। वो कितने की? वो करीब 20 लाख। और उसके बाद हम सब ने हैदराबाद के मशहूर और मारूफ लोगों के पास जाकर उनसे मांगा, उनसे कहा कि आप दीजिए। और कितने दिए? 1,01,00,000 रुपया जमा करके मजलिस ने 2018 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए, बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए फिर से 1,01,00,000 रुपया दिया। किसने दिया? किसने दिया? क्या किसी ने दिया? अरे मजलिस ये काम करती है, मजलिस पे इल्जाम, मजलिस पे तहमत। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारनामों की फेहरिस्त है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन किसने बनवाया? मजलिस ने बनवाया। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन किसने बनाया? मजलिस ने बनाया। उर्दू एकेडमी किसने बनाई? मजलिस ने बनाई। औज याकूबी को इनाम दिलवाया अंजया के दौर में, मलिक शूरा का खिताब दिलवाया, किसने? मजलिस ने। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री बनी तो सबसे पहले रियासत आंध्र प्रदेश में मजलिस ने बनाया। हजारों डॉक्टर्स निकल गए, इंजीनियर्स निकल गए, एमबीएस निकल गए, एमसीएस निकल गए, फार्मासिस्ट निकल गए, आर्किटेक्चर्स निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट निकल रहे हैं। अरे ये काम किसने किया? ये काम यही रक्शे वाले, बंडी वाले, झटके वालों की जमात ने किया। अनपढ़ों ने पढ़ाने का बेड़ा उठाया और कामयाबी के साथ उसको अंजाम दिया। यह मजलिस है। अरे यह दवाखाने चलाना कोई आसान काम नहीं है। अरे असरा दवाखाना हो या ओवैसी हॉस्पिटल हो, सलाहुद्दीन ओवैसी से लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी के आंसू हैं, पसीना है, खून है, मेहनत है, सब कुछ है इन इमारतों को खड़ा करने में। अरे ये काम हमने किया, कौन करता है बताओ? इल्जाम लगाने वालों, इल्जाम तो लगा सकते हैं, लेकिन तुम हमारे काम का मुकाबला नहीं कर सकते। ज्यादा अगर दूर चला जाऊं तो यहां बैठे हैं बुजुर्ग, वो गवाही देंगे। रमीजा बी के फिसादात, रमीजा बी की लुटी हुई इस्मत पर ऐवान असेंबली में खड़े होकर मुसलमान की इज्जत और इस्मत के लुटने पर एहतजाज करने वाले उस मर्द मुजाहिद ने कहा
क्या इस रमीजा बी की जगह तुम्हारी मां होती तो क्या होता? पूछने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सालार मिल्लत है। क्या इस हकीकत से इनकार करेंगे? उठा के देखो, इंटरनेट का दौर है ना। आंध्र प्रदेश असेंबली के आर्काइव्स डिपार्टमेंट में जाके देखो कैसी तकरीर थी। अरे मैं समझता था कि नरसिम्हा राव के मौत पर हक गोई के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए मैंने अपना अदा किया, लेकिन सालार के वो जुमलों को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जो भी तकरीर मैंने नरसिम्हा राव की मौत पर असेंबली में की थी वो नाकाफी थी, उससे ज्यादा कहना था। अरे ये काम, अरे यहां नौजवान आराम से इत्मीनान से खड़े हैं, बैठे हैं। अरे पूछो बुजुर्गों से कि मुगलपुरा 90 के दहे में, 80 के दहे में, 70 के दहे में क्या हालात होते थे, कैसी कैसी आवाजें आती थीं, कैसा कैसा जुल्म होता था। अरे ये फासला बहुत कम था। जलते हुए आशियानों को बुझाने के लिए दौड़ने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। सुल्तान शाही जलता था तो मजलिस दौड़ती थी। लुटती हुई इस्मत को बचाने वालों का नाम मजलिस है। वो मजलूम जो अपने जुल्म पर आवाज नहीं उठा सकता, उस मजलूम की आवाज मजलिस है। वो मां जिसकी कोख उजड़ जाती है और अपने पेट को पकड़कर जो मारती है और आह भी नहीं कर सकती, उस उजड़ी हुई कोख के मालिक जो मां है, उसके दर्द की आवाज का नाम मजलिस है। वो सुहाग जो फिसादात में दरिंदों ने लूट लिया, उस सुहाग के उजड़ी हुई सुहाग की आवाज का नाम मजलिस है। वो जलते हुए आशियानों को बचाने वालों का नाम मजलिस है। वो लुटती हुई इस्मत व इज्जत पर इज्जत की चादर डालने वाली का नाम मजलिस है। वो फिसादात में पुलिस की चलती हुई गोलियों को अपने सीनों पे लेने का नाम मजलिस है। हकीकत है, हक है। अरे आज लोग कहते हैं फिसाद रुक गए। अरे कोई किसी ने फिसाद नहीं रुकवाया, किसी के बाप ने फिसाद नहीं रुकाया। हमारी ताकत, हमारा इत्तेहाद, हमारा अज़म, हमारा इरादा और 2020 खूब खेलने की तरकीब ने फिसाद को रुकवाया। फिसाद ऐसे ही नहीं रुकते, जवाब देना सीख गए, इसलिए वो हमारी तरफ देखना रोक दिए। अरे आज जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, अरे मैं तुमसे कहता हूं, हैदराबाद में हमारी इज्जतों की हिफाजत, हमारी इस्मतों की हिफाजत, हमारे बस्तियों की हिफाजत और हमको हिम्मत दी तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और यहां का आपका हमारा इत्तेहाद ने यह काम किया। हिंदुस्तान में आज कैसे हालात हैं, लेकिन बताओ कोई मां का जना पैदा नहीं हुआ जो हमारी बस्ती या हमारी इज्जत या आबरू पे नजर उठा के देख सके। यह मजलिस का कारनामा है, यह मजलिस का काम है। क्या मुगलपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या ताज के नाके के पास फिसाद नहीं हुआ? क्या मेथड़वाड़ी के पास फिसाद नहीं हुआ? क्या सुधा टाकीज के पास फिसाद नहीं हुआ? क्या गोलीपुरा में फिसाद नहीं हुआ? क्या अलीहाबाद झंडे के पास फिसाद नहीं हुआ? क्या सब्जी मंडी का फिसाद नहीं हुआ? क्या मंगल हाट का फिसाद नहीं हुआ? अरे हर उस फिसादात में जलते हुए
घरों को बचाने वालों का नाम मजलिस है। चलती हुई गोलियों के उन नालियों को अपने हाथों से रोकने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या इस हकीकत से इनकार करेंगे? नौजवानों, तुम नहीं जानते, अरे ये शान, ये शौकत, ये हिम्मत, ये अज़्म रातों रात नहीं बना। कई नस्ल खत्म हो गए इस दिन को पैदा करने के लिए, इस दिन को देखने के लिए। मजलिस ने काम किया। ज्यादा दूर जाऊं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन वक्त कम है। लेकिन मुख्तसरन कह रहा हूं। मैं सबसे पहले 99 में एमएलए बनकर चंद्रायन गुट्टे हल्के से मुंतखब हुआ और 99 में मोगलपुरा भी चंद्रायन गुट्टे में था। यहां जहां मैं खड़ा हूं, ये कोई और नहीं, कुछ और नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी का दिल है। यह मोगलपुरा जहां मैं खड़ा हूं आज। अपने इंतखाबी सियासत का आगाज किया तो इसी मोगलपुरे के ये छोटे से इस मुकाम और इसी 4-5 लोगों को लेकर किया। वो दस्तक, वो थाली मार रहे अबूद, ये फिरोज लाला, ये दूसरे लोग यहां बैठे रहते थे। हम 4-5 लोग। अरे जब हम 99 में एमएलए बना, माइनॉरिटीज का बजट कितना था? माइनॉरिटीज का बजट उस वक्त, माइनॉरिटीज का बजट 9 करोड़, 16 करोड़, 26 करोड़, फिर बाद में 29 करोड़ हुआ। 29 करोड़ कब हुआ? जब 2004 में असद साहब पार्लियामेंट को चले गए और मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फ्लोर लीडर बनाया गया, तो 2004 में 29 करोड़ माइनॉरिटीज का बजट था। और जब से चंद्रा बाबू नायडू को चीफ मिनिस्ट्री करते हुए देखा, राजशेखर रेड्डी को देखा, रोशया को देखा, कांग्रेस की आखिरी किरण को भी देखा, केसीआर को भी देखा, 29 करोड़ से लेकर आज बजट क्या है? आज माइनॉरिटीज का बजट 2000 करोड़ का बजट है। क्या यह काम और कारनामा नहीं है? आबादी कितनी है बताओ? 50 लाख की आबादी नहीं माइनॉरिटीज की। 50 लाख की आबादी नहीं माइनॉरिटीज की। तेलंगाना में, पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश मिला लें तो मुसलमानों की आबादी कितनी? 72 लाख। आंध्र प्रदेश टूटने के बाद, तेलंगाना बनने के बाद 50 लाख से कम मुसलमानों की आबादी और माइनॉरिटी का बजट 2000 करोड़। कितना? 2000 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट 4000 करोड़। सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सेंसस के हिसाब से 19 करोड़। वहां 19 करोड़ के लिए 4000, यहां 50 लाख के लिए 2000। क्या यह काम नहीं, कारनामा नहीं? फिर पूछते मजलिस क्या करी? अरे बजट को बढ़ाया। राजशेखर रेड्डी के दौर में असेंबली में गड़बड़ की। मजलिस के एमएलए और हमने मिलकर असेंबली को चलने नहीं दिया। 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये की स्कॉलरशिप थी। 5 रुपया था प्री मैट्रिक 5 रुपीज, और मैट्रिक अगर हो गया तो 10 रुपये, इंटरमीडिएट हो गया
तो 20 रुपये। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो 50 रुपये। अरे मजलिस क्या करी बोलते हैं ना। अरे आज इस रियासत में हमारी जिद्दोजहद, हमारी लड़ाई का नतीजा असेंबली को चलने नहीं दिया हमने। और फिर मैंने अपनी तकरीर में कहा कि राजशेखर रेड्डी साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह रेड्डी साहब की हुकूमत है या मोदी की हुकूमत है। उन्होंने कहा, अकबर भाई, अकबर मी मोदी बोले। बोला, यस सर, इफ यू आर नॉट मोदी देन डू जस्टिस टू द मुस्लिम्स। तो बोले क्या है? मैंने कहा देखो, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। अरे चौराहे पे किसी फकीर को अगर 5 रुपये देते हैं तो वो भी फेंक कर जाता है। क्या हम उनसे बदतर हो गए? राजशेखर रेड्डी ने कहा, अकबर साहब गुस्से में मत आओ, क्या होना? मैंने कहा जो एससीज को, एसटीज को, बीसीज को जो पैसे देते हैं वही पैसे मुसलमानों को भी देना। अल्हम्दुलिल्लाह, एससी एसटी को जो पैसे हैं आज मुसलमानों को वो पैसे मिल रहे हैं। बीसी का बड़ा लीडर एमएलए कृष्णया असेंबली में गड़बड़ करके बोला कि बीसीज को कम है, मुस्लिम माइनॉरिटीज को ज्यादा है। किरण कुमार रेड्डी जाते जाते क्या किया? 10,000 रैंक के बाद जो भी आएगा सिर्फ 35,000 उनको देना। राजशेखर रेड्डी के दौर में 70,000, 1 लाख भी है तो देते थे, लेकिन किरण ने जाते जाते रोक दिया। चंद्रशेखर राव साहब आने के बाद हमने असेंबली में ऐलान करवाया कि 10,000 नहीं, अगर मुस्लिम स्टूडेंट का रैंक 1 लाख भी रहेगा और उसको कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो उसकी फीस रियासती हुकूमत देगी। एक गरीब का बच्चा, एक पंक्चर जोड़ने वाले की बच्ची, एक घरों में बर्तन धोने वाले का लड़का, या एक टेलर का लड़का, या तरकारी बेचने वाले गरीब का लड़का या लड़की जो कभी ख्वाब देखते थे कि हम भी डॉक्टर व इंजीनियर बनेंगे, उनके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया, मेरिट में सीट ला ली, तो उनकी पूरी की पूरी फीस रियासती हुकूमत देती है। हर साल 480 करोड़ रुपया दिया जाता है सिर्फ फीस रिएंबर्समेंट में। 480। क्या किसी दूसरी रियासत में है? क्या ये कांग्रेस के बरसर इख्तियार रियासतों में है? 4% तहफ़्फ़ुज़ात किसने हासिल किया? रियासत टूट गई, आंध्र प्रदेश टूट गया, तेलंगाना बन गया, लेकिन मजलिस की कामयाब हिकमत, कामयाब जिद्दोजहद, कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा कि आंध्रा में भी 4% रिजर्वेशन जारी है, तेलंगाना में भी जारी है। लोग बोलेंगे ये रिजर्वेशन तो कांग्रेस ने दिया। अरे जो अपने बाप को बाप नहीं बोलती वो हमको रिजर्वेशन दे सकती? अगर कांग्रेस ने दिया ठीक है, अगर दिया, कांग्रेस के पालखड़े बहुत हैं, यहां भी होंगे शायद एक आध इधर उधर, सुन रहा होगा। राजस्थान में क्यों नहीं दिए रिजर्वेशन? राजस्थान में क्यों नहीं दिए? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, रिजर्वेशन क्यों नहीं दिए? कल कांग्रेस के साबिक चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र शिवराज सिंह चौहान आए, बड़ी बड़ी बातें करके गए। चौहान साहब, आप चीफ मिनिस्टर थे ना, महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिए? आसाम में थे ना, क्यों नहीं दिए? अरे इसलिए आसाम में नहीं दिए, मध्य प्रदेश में नहीं दिए, महाराष्ट्र में नहीं दिए, कर्नाटक में नहीं दिए, राजस्थान में नहीं दिए, इस वास्ते के वहां पे उनका बाप नहीं था, यहां पे इनका बाप है इसलिए दिए। यहां पे मजलिस है इसलिए दिए, यहां पे आपका इत्तेहाद है इसलिए दिए, यहां आपकी ताकत है इसलिए दिए।
मजलिस ने यह काम किया। औकाफी जायदादें का तहफ्फुज़ किसने किया? राजशेखर रेड्डी के दौर में तो बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 50 एकड़ जमीन 99/1 सर्वे में हासिल करने वालों का नाम मजलिस है। आउटर रिंग रोड जहां पे फ्रूट मार्केट आ रही है, वहां पे 33 एकड़ हासिल की। अनीसुल गुरबा एंडोमेंट डिपार्टमेंट में था, उसको हमने वक्फ बोर्ड में लाया, मजलिस ने। अरे और क्या क्या बोलो, आलूर एक विकाराबाद के आगे पाशा साहब का भी खानदान आता है, वहां से 1200 एकड़ आराजी वक्फ बोर्ड के नाम पर करवाने वालों का नाम मजलिस है। चंगी चिरला में औकाफी जायदाद की निशानदेही किसने की? मजलिस ने की। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1667 एकड़ आराजी किसने की? मजलिस ने की। फकीर मुल्ला की दरगाह की 200 एकड़ आराजी का मुकदमा कौन लड़े हैं? मजलिस लड़ रही है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 3300 एकड़ आराजी का मुकदमा कौन लड़े हैं? मैं लड़ रहा हूं। बेगम पेट टास्क फोर्स का ऑफिस पुलिस वालों से खाली करवाया। मेरे भाई बड़े बड़े लैंड ग्रैबरों से खाली करवा ले सकते हैं, पुलिस से खाली कराना वो काम भी हम करें, क्या नहीं करे बेगम पेट टास्क फोर्स? फिर हकीम पेट के आगे फिल्म नगर से वो बड़ी रोड आती है 7 टूम्स के पास, वो आराजी कौन बचाए? अरे मैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हूं, औकाफी जायदादों के ताल्लुक से डिक्शनरी हूं। कौन कौन उठाए औकाफी जायदादों को? अरे आप बताओ, पुराने शहर के लोगों को लिए सबसे बड़ा मसला अगर आज का है तो वो क्या है? मरने के बाद तदफीन का एक बहुत बड़ा मसला है ना? खबरस्तान भर गए हैं, जगह नहीं है, जिंदा रहे तो परेशानी, मौत हो गई तब भी परेशानी। 20,000, 25,000, 50,000। अरे आज फकीर मुल्ला की आराजी को 50 एकड़ आराजी को मैंने हासिल किया, 26 करोड़ रुपए मंजूर करवाए, 250 खुबूर को खोदकर उसमें मिट्टियां भरी, मस्जिद बन गई, गुस्ल खाना बन गया, और कोई गरीब को किसी खबरस्तान में पैसे देकर अपने मैयतों को दफन करने की जरूरत नहीं है, वहां फ्री में तदफीन का इंतजाम हो गया। क्या यह काम नहीं? क्या यह कारनामा नहीं? लोगों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब दूर है, तो मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी तरफ से मजलिस के साथ हल्क़े असेंबली में मैयतों को ले जाने के गाड़ियां अपनी तरफ से मैं इंतजाम करूंगा यहां। अरे हम काम कर रहे हैं, तुमने क्या किया मैं पूछना चाहता हूं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को 2005 में सालार मिल्लत ने जलसा रहमतुल्लाह आलमीन में जो हम चंदा वसूल करते हैं, उन पैसों के जरिए उर्दू मीडियम बच्चों की मदद करने के गर्ज से सालार ने एक प्रोग्राम का आगाज किया, और हमने यहां पर आपको सुन के हैरत होगी, 2005 से लेकर आज 2018 तक एजुकेशनल किट्स 1,28,400, एसएससी एग्जाम फीस 29,067 स्टूडेंट्स की, एसएससी टॉपर्स को इनाम 3,207 बच्चों को, ऑल इन वन गाइड्स
76,000 स्टूडेंट्स को, और उसका पूरा टोटल 2005 से लेकर अब तक 2,36,674 बच्चों को हमने मदद की। टोटल अमाउंट 2005 से लेकर 2018 अक्टूबर तक उर्दू मदारिस के लिए मजलिस ने जो खर्च किया वो 5,25,25,698 रुपया है। बताओ ए कांग्रेस के गुलामों, क्या तुमने किया? तेलुगु देशम के ए गुलामों, बताओ क्या तुमने किया? ये हमने किया। अरे पूछते क्या किया? अरे तुम्हारी तो जबान नहीं खुलती। अरे यही बेबाकी की जबान का नाम मजलिस है, मर्द मुजाहिदों का नाम मजलिस है। मक्का मस्जिद के धमाकों के बाद बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार, जेलों में अजियत, फिर अदालत से उनकी बाइज्जत रिहाई के बाद ऐवान असेंबली की मुदल्लिल बहस आपने देखा होगा। देखे ना, कोई अय्यारी दिख रही थी, कोई मक्कारी दिख रही थी, कोई बनावट दिख रही थी, या दिल का दर्द दिख रहा था, ईमान दिख रहा था, खुलूस दिख रहा था। वो ईमान था, वो इखलास था, वो खुलूस था, वो हिम्मत थी कि वक्त के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगना पड़ा। माफी मांगना आसान काम है? बताओ आप। वक्त के चीफ मिनिस्टर को झुकाने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो मजलिस को आता है। इसलिए तो सालार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की। अब यहां रुक जा रहा हूं, फिर नहीं तो बोलेंगे अकबर साहब ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। समझ गए ना बोलने की क्या जरूरत है? अगर ये मीडिया वाले नहीं सुने, सियासत हमारे घर की हो गया, हो गया। अरे मजलिस यही है। मजलिस पे तनकीद करने वालों, बताओ तुमने क्या किया? तुमने क्या किया बताओ? अरे मैं कहूंगा मेरे जिंदगी के कामयाब कारनामों में से और एक कारनामा है। केसीआर हुकूमत ने ऐलान किया कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटीज। जितने एससी एसटीज को मरात हैं वो सारे के सारे मरात, सारे के सारे मरात मुसलमानों को दिए जाएंगे। मुस्लिम लॉ ग्रेजुएट्स को इमदाद होगी। बैरूनी मुमालिक के यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए अहलियती के अंग्रेजी इम्तिहानात, जीमैट, जीआरआई, आइल्स, टोफल के लिए हुकूमत पैसा देगी। 4 अजला में अक़लियतों के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स होंगे। हैदराबाद, महबूबनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद। सोशल वेलफेयर फंड की तरह माइनॉरिटी वेलफेयर फंड का क़याम होगा। फिर उसके बाद कबाइली जितने ये शेड्यूल्ड ट्राइब के किसान होते हैं उनको लाइट फ्री मिलती है, ट्रैक्टर फ्री, उनको किसानों को और सहूलतें, वो सारी सहूलतें दी जाएंगी। बागबानी और तरकारी काश्त करने वाले किसानों को 95% की सब्सिडी दी जाएगी। क्या यह काम नहीं? उर्दू दूसरी सरकारी जबान, पाशा कादरी साहब ने कहा, क्या कारनामा नहीं? 66 जायदादों पे तखर्रुर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मिनिस्टर्स, कलेक्ट्रेट्स पर उर्दू मुतरज्जिम रहेगा। उर्दू में दरखास्त दिए तो उसका तेलुगु अंग्रेजी में तर्जुमा कर कर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मिनिस्टर और कलेक्टर्स के पेशियों में रखेगा। यह मजलिस का काम। जितने सरकारी तकर्रुरात होंगे उसके इम्तिहानात तेलुगु, इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी होंगे। क्या बड़ा कारनामा नहीं है?
उर्दू लिखने वाला कौन होता? वही होता जो उर्दू लिखने वाले के इम्तिहान को, पेपर को करेक्ट भी वही करता है ना? आप नहीं समझ रहे हैं। रिवायती तकरीर नहीं है ना, उस वास्ते शायद वो भी करेंगे भाई। आधा घंटा है ना? अकबर ओवैसी को 15 मिनट ही काफी है भाई। अभी तो आधा घंटा है। जरा जवाब दे रहा हूं उनका जो कहते हैं कि क्या किया क्या किया। अरे इतनी बड़ी फेरिस्त है, तुम क्या, तुम्हारे बाप दादा भी अगर खबर में से उठ के आ जाए तो जवाब नहीं दे सकते। मजलिस क्या करी पूछते हैं। अरे आज मेरे पास हैं, जियोज लेकर आया, सारी चीजें लेकर आया। 208 करोड़ का यह जियो, अफजलगंज हॉकर्स का ब्रिज, खुली कुतुब शाह, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस, पार्किंग लॉट, मेट्रो स्टेशन का वहां पे एक मरकज बनेगा, शॉपिंग मॉल बनेगा, और ये चार मीनार के छोटे बंडियां वाले जितने हैं, 4 ब्रिजेस के जरिए करीब 2000 हॉकर्स को रोजी रोटी का इंतजाम, और खूबसूरत ब्रिजेस बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि पुल डाल दिया, पुल पे बिठा दिया, नहीं, खूबसूरत कमानों के साथ, खूबसूरत इलेक्ट्रिसिटी के साथ, खूबसूरत बेंचेस के साथ, खूबसूरत फूड कोर्ट भी होगा। इतना खूबसूरत होगा कि दुनिया देखकर रश करेगी कि गरीब ठेला बंडी वालों के कारोबार की जगह इतनी अच्छी होगी। ये काम हम कर रहे हैं। फिर आपसे और एक बात कहूं, पत्थरगट्टी से लेकर चार मीनार, गुलजार हाउस तक, बीच में डिवाइडर है ना, एक 8 फीट का डिवाइडर, वो डिवाइडर निकल जाएगा और वो डिवाइडर की जगह ट्रैम्प ट्रेन आएगी। ट्रैम्प मतलब क्या? वो ट्रेन होती है ट्रैम, जो कलकत्ता में है, जो स्विट्जरलैंड में है, कई बड़े बड़े शहरों में ट्रैम्प है। फ्रेंच कंपनी है ट्रैम्प की। वो बीच में से वो ट्रैम्प की ट्रेन पत्थरगट्टी से लेकर चार मीनार के पास तक जाकर और फिर इधर सीधे हाथ से निकलेगी गुलजार हाउस से और सीधा जाएगी तो कहां पर? चौमेला पैलेस के पास। यह काम है। लाड़ बाजार को खूबसूरत बनाने के लिए फसाड डेवलपमेंट का प्रोग्राम मैंने दिया है। फसाड मतलब यह ऐसी ही रहेगा, एक 3 फीट के फासले पर खूबसूरत एक दीवार बना के, चार मीनार के कमान जैसे हैं वैसे कमाने बनेंगी, हर दुकान के सामने कमान होगी, लाइट होगी और लाड़ बाजार की स्ट्रेच को खूबसूरत किया जाएगा। ये लोग आज मंसूबाबंद अंदाज में चार मीनार के अतराफ बड़े बड़े कारोबार वालों के कारोबार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब तक मजलिस है वो चार मीनार को भी वैसे ही शान से खड़ा होता हुआ उसको देखते रहेगी। उसके साथ साथ बंडी वाले ठेले वालों के कारोबार में भी इजाफा करेगी तो बड़े कारोबार वालों के कारोबार का तहफ्फुज भी करेगी। अरे ये काम मजलिस कर रही है। खिलवत में पार्किंग लॉट आ रहा है। यहां मुगलपुरे वालों से कहूंगा माफ करना मेरे भाई, थोड़ा कारोबार पे तवज्जो दो। खुल के नहीं कह सकता हूं, इशारतन कह रहा हूं। पत्थरगट्टी से गुलजार हाउस तक बड़े बड़े कारोबार का नुकसान। लाड़ बाजार में भी कारोबार अच्छा नहीं हो रहा मुझे मालूम, लेकिन पटेल मार्केट में कारोबार अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं एक मुगल मार्केट यहां बनाते? बनाओ ना। माफ करना, मुगलपुरा अब आटोपुरा हो गया है।
जहां देखो ऑटो, टुक 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 टुक, ऑटो ऑटो रखो। ऑटो बनाने वाले भी रखो, रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए, लेकिन एक जगह ऑटो रहे तो दूसरी जगह कपड़े की मार्केट बनाओ, बड़ी बड़ी कपड़े की मार्केटों की बिल्डिंग बना दो और बता दो कि यहां पर कारोबार हो सकता है। बताओ, यह काम करना चाहिए। सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं होगा। आज मोगलपुरे में असरा हॉस्पिटल की बदौलत जमीनात के कीमतें बढ़ी या नहीं? लोग बोलते नहीं बढ़े, मजलिस क्या करी? 60,000 में अब नहीं मिल रही जमीन मोगलपुरे में, सही है ना? तो ये मजलिस अगर काम नहीं करती तो ये कैसा होता? अरे आज मजलिस पे इल्जाम, मजलिस क्या करी, ऐसा करी वैसा करी, मजलिस ये करी, मजलिस इनकी एजेंट। यहां के चार मीनार के दामन में खड़े रह के हिंदुस्तान के कौन, इस वास्ते कहता हूं मोगलपुरा अकबर ओवैसी का दिल है, खड़े रह के इल्जाम लगाते हैं मजलिस ऐसी मजलिस वैसा, और कांग्रेसियां पूछते हैं मजलिस क्या करी। अरे दीवानों, मजलिस क्या करी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं राहुल तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरी मां से पूछना चाहता हूं, तेरे कांग्रेस के हर गुलामों से पूछना चाहता हूं, गांधी भवन के चौखट के चौकीदारों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारी इंदिरा गांधी, जो कहते हैं कि अपने वक्त की सबसे ताकतवर वजीर आजम, आयरन लेडी अटल बिहारी वाजपेयी ने आयरन लेडी को कहा था कि मां दुर्गा का अवतार है, इतनी ताकतवर। मैंने बोल रहा हूं, वाजपेयी ने कहा था, वाजपेयी ने कहा कि मां दुर्गा का अवतार का नाम इंदिरा गांधी है। मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस क्या करी थी जो इंदिरा गांधी दारुसलाम को आए? क्यों आए? क्या करे हम, बोलो कांग्रेसियों? क्यों आई थी अपने सर पर पल्ला पहनकर, सालारे मिल्लत के बाजू बैठकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे माफी मांगने वाली का नाम इंदिरा गांधी है, दारुसलाम पे आके माफी मांगने वाली का नाम इंदिरा गांधी है, और माफी मंगवाने वालों का नाम मजलिस है। फिर पूछ रहे हम क्या करें? अरे तुम लोग ही सोचो हम क्या करे थे कि तुम्हारी अम्मा आए थे। और लिख लेना मेरी बात को, दादी आई थी ना, ये पोतरा, ये उसका पोतरा, अगर शादी कर लिया तो इसकी औलाद भी दारुसलाम को आएगी। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, आएगी। ये ताकत है हमारी। 70 बरस से धोखा देते आए, कभी गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट बनाए, कभी गुजराल कमेटी बनाए, कभी सच्चर कमेटी बनाए, कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाए, कभी कुंडू कमेटी बनाए। सब रिपोर्ट क्या बोले? सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर कौन? मुसलमान। हिंदुस्तान की आजादी के बाद बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर मूर्ति रखने वालों का नाम कांग्रेस। 1984 में आरएसएस वालों से खुफिया मुलाकात की राजीव गांधी ने और कहा कि इलेक्शन में साथ दो। उन्होंने कहा साथ देंगे, इलेक्शन के बाद शिलान्यास कराने दो। बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस है।
बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है। शहादत के बाद सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाले दरिंदों का नाम कांग्रेस है। पोटा टाडा के कानून में हजारों मुसलमान बच्चों को जेल में डालने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है। कितनी नाइंसाफी नहीं। भागलपुर को जलाने वालों का नाम कांग्रेस। रोडकिला का फिसाद करने वालों का नाम कांग्रेस। अहमदाबाद का फिसाद करवाने वालों का नाम कांग्रेस। अजमेर का फिसाद कराने वालों का नाम कांग्रेस। भिवंडी का फिसाद कराने वालों का नाम कांग्रेस। 50,000 फिसादात के जरिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के खून को बहाने वालों का नाम कांग्रेस है। क्या इनकार करेंगे? लोग बोलेंगे साहब जब ये लोग इतने हैं तो आप क्यों साथ दिए? आएगा ना सवाल, हम क्यों दिए साथ? सोनिया गांधी अपने घर से निकलकर सियासत में आई, सच्चे दिल के साथ, साफ सोच के साथ हमसे माफी मांगी, कहा कि गलत हुआ, नाइंसाफी हुई, बाबरी मस्जिद की शहादत गलत, मैं माफी चाहती हूं, हमारा साथ दीजिए। हमने उस माफी, उस सादगी, उस बातों पर यकीन किया और साथ दिया। लेकिन उसके बाद क्या किया? क्या इंसाफ किया? क्या हक दिया? नहीं दिया। तो क्या हम इनके दर के गुलाम हैं? एक अजीब है बात, इनका साथ दिए तो सेक्युलर, इनका साथ नहीं दिए तो बीजेपी के एजेंट। ये हमको बोलते बीजेपी के एजेंट और बीजेपी हमको बोलती मुल्क का गद्दार। अरे अगर मजलिस इन सब चीजों की परवाह करती होती ना तो 1957 में मजलिस का हिया नहीं होता। अगर यही सोचती रहती ना तो गुंटी कृष्णा के खिलाफ चंद्रायन गुट्टा नहीं जीत सकते थे। अगर यही सोचते रहते कि गुंटी कृष्णा जीत जाएगा लिहाजा हम नहीं लड़ेंगे, हम कांग्रेस को वोट डाल देंगे, तो मजलिस आज जहां है यहां नहीं रहती। अरे अगर हम यही सोचते रहते कि अरे हम क्यों लड़ना, हम लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो हैदराबाद की पार्लियामेंट आज हमारी नहीं होती थी। अगर यही सोचते रहते तो मलकपेट की सीट आज हमारी नहीं होती। क्या नहीं लड़ना? छोड़ देना। कौन है आपकी आवाज उठाने वाला? मजलिस को हटा दो तो हिंदुस्तान में कौन सी आवाज है? ओवैसी को हटा दो, कौन सी आवाज है हिंदुस्तान में? अच्छे की, बुरे की, सही की, गलत की, टुट्टे की, फुट्टे की, कुछ भी होने दो मेरे भाई, एक आवाज तो है ना जो अखलाक की मौत पे उठती है, जो आजम और अजीज के लिए उठती है, जो जाहिद और नुमान के लिए उठती है, 8 साल अजीम के लिए उठती है, हाफिज कुरान के लिए उठती है। इससे हट के बताओ क्या कोई आवाज है? अरे आज इस आवाज को कायम व दायम रखना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? क्या मैं जेल अपने लिए गया? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म पर पुलिस की लाठियों को बर्दाश्त किया तो अपने लिए? क्या यहां स्टेज पे बैठे कायदीन ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया? क्या अपने लिए? 3rd डिग्री तक लिए? क्या अपने लिए? फिसादात में सामने खड़े हो गए, क्या अपने लिए? नहीं मेरे भाई, कौम और मिल्लत के लिए, इत्तेहाद के लिए, आपके वक़ार के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए। मजलिस वो जमात है, तनकीद करने वाले तो बहुत तनकीद करेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? क्या काम किया? चंदों में जिंदगी गुजारने वालों, चंदे खोरो,
अखबारात को सियाह करने वाले कबूतर नवाब अब तो काम कुछ नहीं, सिर्फ मुशाता बन गए हैं। मुशाता है, निस्बता लगा रहे चंदों में। अरे तुमने काम क्या किया? हमारे तो कामों की फेहरिस्त है। मजलिस ने यह काम किया, अकबरुद्दीन ओवैसी के काम। यह इशरत महल शादी खाना स्कूल बन रहा, सलाला में स्कूल, दार्जिलिंग स्कूल ले लिया, और उसके बाद फिर नशेमन नगर में स्कूल, सालम चौक भवानी नगर में हेल्थ सेंटर, रियासत नगर में स्कूल, जमाल कॉलोनी में स्कूल, हाफिज बाबा नगर में स्कूल, नरकी पुल बाग में स्कूल, नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 3.5 बरस की उम्र में अपने बच्चे को लाकर छोड़ दो। 21 बरस तक पढ़ाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या एक स्कूल बनाए? सिर्फ निथारते रह गए, डोडियां पकड़ के खींचते रहे। यारे उस घराने की भी तारीख है, बोलना नहीं चाहता हूं। पुराने शहर का सबसे दोगला घराना है वो, तो वो घराना है, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर लुढ़का कभी इधर लुढ़का। कितने वक्त आए गए। आज मजलिस और मजलिस के सदर पर, अरे हमारा दिल है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारी औकात नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, लेकिन फिर भी मिल्लत के इत्तेहाद के लिए, मिल्लत के वक़ार के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए, क्योंकि इस वक्त मुकाबला वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से है, वो शरीयत में मुदाखलत करने वाले बीजेपी से है, इसलिए तुम्हारे दर पर आए। तो तुम्हारा ये अमल, अफसोस, कम से कम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। खैर, हम वैसे कमजर्फ नहीं। जिसको मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। हर गूंगे के हलक में जबान आ गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि है कलीम है, सुखन है, हक और सदाकत खामोश। ऐ कलीम है, सुखन है, हक और सदाकत खामोश। आजकल शहर में गूंगों का बड़ा चर्चा है। यही हो गया। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आई है और चार मीनार में मुकाबला बीजेपी और मजलिस का है। एक दाग तो है, अब ये लोग दूसरा दाग लगाना चाहते हैं। क्या आप लगाने देंगे? क्या मुंतशर होंगे? क्या अपने वोटों की तकसीम करेंगे? अरे खुदारा समझो, मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना होगा हमको। सिर्फ आपको मजलिस की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपके साथ साथ हिंदुस्तान के हर हमारे भाई को मजलिस की जरूरत है। उनकी उम्मीद मजलिस है, तो उनकी नजरें टिकी हैं तो आपके इत्तेहाद पे। खुदारा समझो हालात की नजाकत को। ये मुल्क कहां जा रहा है? कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षक, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे, कभी राम का खून इनके रगों में। अरे क्या क्या हो रहा है देखो। और आज आरएसएस क्या बोल रही है? 1992 जैसा करेंगे, मंदिर बनना चाहिए। अरे आप गौर करो मेरे भाई, कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे। क्या ऐसे इन हालात में क्या हम इन चीजों का मुकाबला इन चौराहों पे खड़े होकर करेंगे या ऐवानों में खड़े होकर करेंगे? फैसला आपको करना होगा।
क्या इनका मुकाबला हम इन चौराहे पे खड़े रह के करेंगे या असेंबली व पार्लियामेंट में करेंगे? तो आज हमारे नुमाइंदों का जाना जरूरी है। खुदारा समझो। अरे आज ये मुल्क का तो मैं क्या कहूं, सालार कहते थे कि हर शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? एक तरफ ऐसा है तो दूसरी तरफ ऐसा है। क्या है? शौचालय बनाएंगे, बोले बने शौचालय, बोले 15 लाख आए, महंगाई कम होगी हुई, रुपये की कदर बढ़ेगी बढ़ी, गिर रहा है। क्या किया? कुछ नहीं करे। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, कोई काबिलियत, कोई सलाहियत इस नरेंद्र मोदी में नहीं है। क्या कानूनदा है? क्या तारीखदा है? क्या साइंसदा है? क्या है बताओ? क्या इकोनॉमिस्ट है? नहीं है। सिर्फ 2002 में तमाशाई बनकर हिंदुस्तानियों के कत्ले आम को देखने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। बस यही काबिलियत। और क्या? गांव रक्षक, गांव रक्षक, गांव की रक्षा। 4.5 बरस में गांव रक्षकों ने किसकी रक्षा की? गांव रक्षक किसके लिए बने? गौ माता की रक्षा के लिए। लेकिन इन्होंने गौ माता की रक्षा नहीं की, इन्होंने गौ माता की रक्षा कम की, नरेंद्र मोदी की रक्षा ज्यादा की। आप बोलेंगे कैसा करें? जब जब हिंदुस्तान के अहम मसाइल पर और जब जब मोदी नाकाम होता तो ये गौ रक्षक किसी एक मासूम को लोचते, किसी को मारते, किसी को जला देते, किसी को गोबर खिला देते, तवज्जो वहां से हटा के यहां ला देते। और क्या? 4.5 बरस में क्या हुआ? मैं बोला तो बोलते बोले बोले बोले। क्या स्टेम सेल नरेंद्र मोदी नहीं बोले? स्टेम सेल कहते हैं। क्या बोले? कुंती ने जो करण को जन्म दिया था वो स्टेम सेल से दिया। क्या है? फिर बोले प्लास्टिक सर्जरी, और फिर उसकी मिसाल क्या दिए कि प्लास्टिक सर्जरी उस दौर में भी थी, महाभारत के दौर में। तो मिसाल क्या दिए? वो गणपति महाराज के वो सर जब कटा तो निकाल के हाथी का लगाए, तो वो प्लास्टिक सर्जरी थी। वाह! वजीर आजम हिंदुस्तान बोल रहे हैं, वाह वाह। यहां पे रुके नहीं और बोले, क्या बोले? वाहन भी थी कहते, गाड़ी भी थी कहते, हवाई जहाज भी था कहते, उड़ते थे कहते। अरे हद हो गई। हाल ही हादसे में ये बोले कि मैं जा रहा था, एक आदमी ट्यूब लेके जा रहा था, मैं ट्यूब को रोका, उससे पूछा तो उन्हें बोला कि नाले में पाइप डाला और नाले में से निकलने वाली गैस को ट्यूब में लाया और इससे चाय बना रहा हूं। क्या है? क्या है बताओ आप? ये वजीर आजम है। राहुल बाबा गले मिले ना, तो गले मिले तो कैसा दिखा? मां ने क्या कहा था? मैं नहीं बोलूंगा, आप जानते। क्या बोली थी मां? क्या बोली थी मां नरेंद्र मोदी को? हाँ, तो उससे गले लगे। वाह वाह वाह। और इनका ये आलम है। खैर मेरे भाई, और बहुत जलसे हैं और भी खिताब होंगे, सारी बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपसे यही कहूंगा, खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो। खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो और मेरी इस बात को नोट कर लो, मेरी इस बात को नोट कर लो कि चार मीनार में मुकाबला बीजेपी और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का है। अगर आप अपने वोट को इधर उधर डालेंगे तो बीजेपी को कामयाब करने के बराबर है। आज ये मुल्क बड़े ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, खुदारा समझो। और आज
ये लोग हमको गौ रक्षकों से, इनसे उनसे डराना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि ये हैदराबाद है ना गौ रक्षकों से डरता है, ना ऐसे मोदी से डरता है। इस जैसे एक आ जाओ, 1000 भी आ जाओ तो कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें, बीफ के नाम पे कत्ल होता है, बीफ के नाम पे जलाते हैं, बीफ के नाम पे मार डालते हैं। ऐ गौ रक्षकों, मीडिया वालों, बड़े अकबर के पीछे रहते हैं। अकबर ओवैसी भड़काऊ भाषण, अकबर ओवैसी ऐसा बोला, अकबर ओवैसी ऐसा। अरे मीडिया वालों, मेरा तुमसे सवाल है और गौ रक्षकों से सवाल है, कितना बीफ एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से? कितना बीफ एक्सपोर्ट हुआ? 2014 में 20,000 मैट्रिक टन, 2015 में 19, 2016 में 18, 2017 में 20, 2018 में 18,000, जुमला 2 लाख करोड़ रुपया। कितना? 2 लाख करोड़ रुपये का बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया। हिंदुस्तान बीफ नहीं खा सकता, हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, मगर ये लोग दुनिया को खिलाएंगे। और वो बीफ जो बेच रहे हैं उसके पैसे से खुद खाएंगे। किसको खा रहे हैं? अब तुम गौ रक्षक हुए, मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है तो जवाब दो गौ रक्षकों। तुम्हारे पास सवाल का जवाब नहीं है कि आज लाखों हजारों टन बीफ को हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका, ब्राजील नंबर 1, इंडिया नंबर 2। वाह मिस्टर मोदी, क्या मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है ये? इधर माता की रक्षा और उधर इतना बीफ बाहर, ये है। अरे आज आपको और हमको सोचना है कि इन्होंने किसका साथ दिया, किसका विकास किया? किसी का साथ नहीं दिया। अरे देखो सोहराबुद्दीन के कत्ल का बयान आज क्या आया, हरीन पांड्या का क्या आया? विकास तो सिर्फ किसका हुआ? एक चाय वाले का विकास हो गया कि चौकीदार बन गया। विकास किसका हुआ? अमित शाह का हुआ। विकास किसका हुआ? हरीन पांड्या का हुआ। विकास किसका हुआ? विकास साधु प्रज्ञा ठाकुर का हुआ। विकास किसका हुआ? नरेंद्र अमीन का हुआ। विकास किसका हुआ? वंजारा का हुआ। अरे विकास तो इनका हुआ, हिंदुस्तान का तो कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ बातें। अरे आज इन सब का मुकाबला अगर कोई कर रही है तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर रही है। खुदारा अपने वोट की अहमियत को समझिए। अगर आज हम गफलत में रहेंगे तो फिर बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग हर दौर में आए, बयानों के बाद मजलिस की क़यादत पर बाबरी मस्जिद के सौदेबाजी का इल्जाम लगाया, मिल्लत इस्लामिया का शीराज़ा बिखेर गया, हम मुंतशिर हो गए। लेकिन उसके बाद कुरान की कसम खानी पड़ी और वो कसम के बाद दुनिया अपने और बहुत से भाई अपने फैसले पर अफसरदा हुए, अफसोस करने लगे। लेकिन उस वक्त तक जो नुकसान होना था हो गया था। खुदारा अब फिर वैसी गलती ना करो। मजलिस तुम्हारी है, अपनी जमात है, इसकी कामयाबी आपकी कामयाबी है। और मजलिस आज सारे हिंदुस्तान के मजलूमों की पहचान, मजलूमों की आवाज है। खुदारा इस आवाज को कमजोर होने ना दो, इस आवाज को और मजबूत करो, अपने सफों में और इत्तेहाद को पैदा करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। इंशाअल्लाह ताला आगे भी साबिक़ा की तरह आगे भी चार मीनार पे हरा झंडा लहराता था, अभी भी हरा झंडा लहराएगा, हरा झंडा ही लहराएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, हम सबको नेक करे, एक करे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाब व कामरान करे। नारे तकबीर।
नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।